से सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन जिस प्रकार लड़ रहा है वो हम देख ही रहे हैं। बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड जो एक्सपर्ट हैं, खासतौर से राजनीति के एक्सपर्ट हैं, खासतौर से फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की आत्महत्या कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो भी कर रहे हैं वो एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा कर रहे हैं। इसी बीच में एक और सूचना आई और सूचना ये आई कि एक भारतीय छात्र और 500 से ऊपर भारतीय छात्रों ने जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे स्पेस साइंस में या दूसरी चीज़ों में, वहाँ उन्होंने अप्लाई किया है और अर्धसैनिक बलों में शामिल हो गए हैं। कितनी सत्यता है पता नहीं, लेकिन द हिंदू ने पूरी स्टोरी छापी थी। द हिंदू पर मैं बहुत विश्वास भी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट, खास तौर से जो राष्ट्रवादी सरकार है उसके खिलाफ जो भी कर सकते हैं वो सब करते हैं। इनमें महारत हासिल है इंडियन एक्सप्रेस को, द हिंदू को, एनडीटीवी को, द वायर को, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको इस बात की महारत हासिल है कैसे सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको क्रिटिसाइज किया जाए। खैर, ये जो जो भी खबर आई उनके हवाले से उसकी एनालिसिस करना तो अति आवश्यक है, विदेश विभाग के लिए भी अति आवश्यक है। लड़के का नाम है सैनिकेश रविचंद्रन, ऐसा कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि सैनिकेश रविचंद्रन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हैं। 2018 में उन्होंने खारकीव में एक स्पेस साइंस का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी खारकीव को ज्वाइन किया था, वहाँ पढ़ रहे थे। ऐसा भी इस न्यूज़पेपर ने लिखा है कि रविचंद्रन वहाँ पर जाने से पहले, चूँकि उनकी हाइट कम थी, सेना में उन्होंने प्रयास भी किया था, भारत में प्रयास किया था कि वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ऐसा उनका पैशन है। अब देखिए, सेना में भर्ती होना, पैशन होना और राष्ट्र के लिए सेना में भर्ती होना, काम करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब इनके लिए तो ये कहा गया कि इनका पैशन है, लेकिन ये राष्ट्र के लिए पैशन है ऐसा नहीं है। सेना में काम करना पैशन है। हाइट कम होने की वजह से भारतीय सेना में इनको नहीं लिया गया क्योंकि भारतीय मेजर्स में वो पास नहीं होते थे। इसलिए वो एरोस्पेस यूनिवर्सिटी खारकीव में चले गए, वहाँ पढ़ रहे थे और इसी बीच में युद्ध छिड़ गया। खारकीव को चारों ओर से रशियन सेनाओं ने घेर लिया, लेकिन ये साहब लड़ना चाहते हैं। अब इसकी दूसरी सूचना इसी न्यूज़पेपर ने ये दिया कि ज़ेलेंस्की ने उधर एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट पर उन्होंने विश्व भर से आह्वान किया है कि रशिया के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है और वो यूक्रेन की धरती पर लड़ना चाहता है, वो इस वेबसाइट पर लॉगिन करे और अप्लाई कर दे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की कितने माइंडेड हैं। क्या वो सोशल मीडिया का फॉलोवर्स बना रहे हैं? क्या वो सोशल मीडिया के फैंस बना रहे हैं, या फिर वो चुनाव में लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? सेना में भर्ती करने से पहले कितनी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप सोच कर देखिए कि भारत में अगर सेना में भर्ती होना है तो फिजिकल और जो क्वालिफिकेशन है उसके अलावा कैरेक्टर टेस्ट, गांव तक परिवार का टेस्ट, परिवार का के बारे में सिजरा और उसका कैरेक्टर के बारे में, और उसका जो सर्टिफिकेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सब कुछ होता है, बड़े पैमाने पर होता है। क्योंकि सेना में जाने से पहले पारिवारिक और गांव का बैकग्राउंड भी देखा जाता है। और ये तो सही बात है कि अगर लोग सेना में भर्ती हो जाएं और सेना में भर्ती होने के बाद वो देशद्रोह कर जाएं, तो ज़ेलेंस्की को क्या ये नहीं समझ में आता? अपने देश के सैनिकों को, अर्धसैनिक लोगों को अर्धसैनिक बल में शामिल करवा दिया है उन्होंने। एक आदेश पारित कर दिया है कि कोई भी मेल व्यक्ति यानी कि पुरुष यूक्रेन छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेना में कंपल्सरी सर्विसेज को देनी है, उसको युद्ध लड़ना है। महिलाएं और बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके निकलने दे रहे हैं सेना के लोग, यूक्रेनी सेना के लोग, लेकिन पुरुषों को नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये एक बात तो ये आई। दूसरा ये भी है कि अर्धसैनिक बलों में उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी। तीसरा, उन्होंने
वेबसाइट खोलकर कहा है अप्लाई करिए, इंटरनेशनली आप लड़ना चाहते हैं हमारे साथ आइए। वो अमेरिका को आह्वान कर रहे हैं, वो यूरोप को आह्वान कर रहे हैं, वो नाटो को कभी खरी-खोटी सुनाते हैं, कभी कहते हैं और कहते हैं मैं आखिरी दम तक मर जाऊँगा। हालाँकि अमेरिका लगातार उनसे कह चुका है कि भई आप गवर्नमेंट इन एक्साइल बना लो, रशिया जो कर रहा है उस समय करने दो, आत्मदाह मत करिए। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊँगा। हाँ, ये भी खबर आई कि बाइडेन ने वहाँ कुछ कमांडोज़ भेजे हैं बॉर्डर पर, नाटो देशों के बॉर्डर पर, और ये कहा है कि इनका रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि कीव को चारों तरफ से रशियन सेनाओं ने घेर लिया है। इनका रेस्क्यू करना पड़ेगा और रेस्क्यू करके इनको ले आइए, यानी कि इनको वहाँ से निकालना, नहीं तो ये मर जाएंगे, और वो बाकियों को तो मरवा ही रहे हैं। ये सब बातें आई, इसलिए मुझे ज़ेलेंस्की की इस बात का मैं नहीं समझता कि उनके पास पॉलिटिकल या डेप्थ का माइंड भी है। जो व्यक्ति बाहर के संसार के लोगों को आह्वान करे कि आइए मेरी सेना में शामिल हो जाइए, आप रशिया के खिलाफ युद्ध लड़िए, जो कोई भी यूक्रेन के लिए सिंपैथी रखता है, अर्धसैनिक बलों में शामिल हो जाइए। ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो रशिया की कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो और वो सेना में भर्ती हो जाएँ और उनके ही सैनिकों को मार दें। खैर, ये तो मैंने कहा कि जो सैनिकेश रविचंद्रन शामिल हो गए हैं, ऐसी इनकी पक्की सूचना है। उनके माँ-बाप भी वहाँ जा चुके हैं, वो वहाँ आह्वान कर चुके हैं एम्बेसी में, ये सब कुछ उन्होंने बड़ी रिपोर्ट दी थी। और इन्होंने ये भी कहा है कि वो वेबसाइट जो लॉन्च की है उसमें 500 से ऊपर भारतीयों ने भी अप्लाई किया है कि वो युद्ध लड़ना चाहते हैं, अब उनका इंटरव्यू होगा और उनको सेना में शामिल हो जाएँगे, ये वो सब चलेगा। इसके अलावा अब हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, इंटरनेशनल लॉ इज़ नथिंग। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, कि वो रिलेशंस और कॉमिटी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेबिलिटी होती है कि कैसे कैसे वो बिहेव करेंगे और कैसे संसार में चलेंगे। बात यहाँ पर आती है कि आप सोच कर देखिए कि पूरे विश्व में जो धरती है, धरती का मतलब है जहाँ निवास हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि वो 7 या 8 अरब स्क्वायर किलोमीटर की है, यानी कि 700-800 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। उसमें से 1 करोड़ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उससे थोड़ा कम ज़्यादा मान लीजिए, इतनी भूमि पहले 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जब ये यूएसएसआर टूट गया तो 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से कम हो गया। इतनी भूमि अकेले रशिया के पास है। रशिया की एक और ख़ास बात है कि उसके पास नॉर्थ पोल है, उसके पास खेती की ज़मीन है, उसके पास सी भी है, उसके पास सब कुछ, जितने प्रकार की लैंड हो सकती है, वो सब कुछ रशिया के पास है। खनिज पदार्थों की ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो तेल, ऑयल होता है उसकी लैंड, उसके लिए ज़मीन है, जंगलात उनके पास भरे पड़े हैं, सब कुछ है। रशिया के टूटने के बाद उसकी डिपेंडेबिलिटी तो कुछ कम हुई थी, मतलब डिपेंडेबिलिटी उसकी संसार पर बढ़ गई थी, क्योंकि उसने जो अपना एक बड़ा अभमंडल बना रखा था या जो सिस्टम बना रखा था वो कई कंट्रियों में विभाजित हो गया था। इसी कारण रशिया को उस समय सीआईएस बनाना पड़ा था, जिसमें यूक्रेन शामिल होने से उसने मना कर दिया था। इसलिए उनकी वो यूएसएसआर वाली जो जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर लंबे समय तक वो चला, 70 वर्ष उधर चला, फिर अभी 100 वर्ष लगभग हो रहे हैं यूएसएसआर बने हुए, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। खैर, लेकिन जिस प्रकार से यूएसए ने, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि इंटरडिपेंडेबिलिटी रशिया का कितना नुकसान कर सकते हैं और रशिया कितना नुकसान कर सकता है बाकियों का, क्योंकि उनके पास ऑयल इंडस्ट्री भी है, उनके पास ऑयल के खदान हैं, यानी कि उनके पास खनिज पदार्थों के लिए है, और पूरे वर्ल्ड को वो नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं और ऑयल सप्लाई करते हैं। सखालिन जैसे बहुत बड़े उनके केंद्र हैं जहाँ से वो तेल निकालते हैं। इसलिए नेटो देशों में या यूरोपियन यूनियन पे हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो रशिया के खिलाफ बैन लगा दे, क्योंकि रशिया के खिलाफ बैन लगाने या स्पेस बंद करने का मतलब है कि नेचुरल गैस की सप्लाई बंद हो जाना, तेलों की सप्लाई बंद हो जाना, और तेल नेचुरल गैस की सप्लाई अगर यूरोप को बंद होती तो यूरोप एकदम खड़ा हो जाएगा, उसको बहुत बड़े संकट से का सामना करना पड़ेगा। और यूरोप भारत जैसा नहीं है, यूरोप के छोटे छोटे कंट्री हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं, धूर्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिपेंडेंट हैं। भारत या रशिया या चाइना या यूएस, ये या कनाडा, ये बड़े कंट्री हैं, इनके पास सभी प्रकार की लगभग जलवायुएं होती हैं। अगर इन पर चारों ओर से वैन भी लगा दिया जाए तो भी ये सर्वाइव करने की स्थिति में है। भारत थोड़ा पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से या तेल कम होने की वजह से भारत डिपेंडेबल है,
लेकिन अमेरिका भी अच्छा एक्सकेवेशन करता है, चाइना भी अच्छा करता है, रशिया भी करता है, तो इनके पास तो तेल भी है और बाकी व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और हम आप कह लीजिए ऑयल, ये तो सब कुछ या स्वास्थ्य, इतनी चीज़ें अगर हो जाएँ और इनमें से जो सरप्लस हो वो सरकार को मिल जाए, तो सरकार पूरे विश्व के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्ति अर्जित कर सकती है। बाकी किसी को कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 चीज़ें अगर मिल जाएँ सही से और छठी चीज़ अगर हम कहें कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो एजुकेशन की होती है। तो सिक्योरिटी मिल जाए जिसके लिए गवर्नमेंटें होती हैं। अगर इतना हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत है। रशिया के खिलाफ बैन लगाए, अमेरिका ने बैन लगाए, फेसबुक से कहा बंद कर दीजिए, ट्विटर से कहा बंद कर दिए और जो बहुत सारी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट रशिया में था, कहा अपने ऑपरेशन बंद कर दीजिए। अब आप सोचिए कि इन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए रशिया में। अमेरिका चूँकि अमेरिकन गवर्नमेंट है, कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो उसने बंद कर दिए। रशिया ने इसका पलटवार किया, उसने एक घोषणा करी। घोषणा करते हुए उसने कहा कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ से वॉकओवर कर गई है, जो इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है, उसका हम नेशनलाइजेशन कर देंगे। अब आप देखिए रशिया ने जो जो युद्ध होते हैं ना, एक तो युद्ध ज़मीन पर लड़ रहा, दूसरा युद्ध मानसिक रूप से लड़ा जा रहा, तीसरा युद्ध जो है वो इकोनॉमिक रूप से लड़ा जा रहा है। तो इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ का हमारा जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है हम रोक देते हैं, हम आउटसोर्स रोक देते हैं, हम उनसे काम करवाना बंद कर देते हैं, वहाँ पर ऑपरेशन रोक देते हैं। युग उस पुतिन ने कहा कि ठीक है आपने रोक दिया है, जो भी देश छोड़कर जा चुके हैं, जिनके ऑपरेशंस यहाँ पर बंद हो गए हैं, वो सारी इंडस्ट्री को हम नेशनलाइज़ कर देंगे। आप विश्वास मानिए बहुत बड़ी संख्या में कंपनियों ने कहा कि नहीं हम अपने ऑपरेशन यहाँ के लोगों के द्वारा चालू रखेंगे, फुल फ्लैश नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कंपनी बंद नहीं करेंगे। अमेरिका की वहीं पर फेस हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भई हम इनसे ऑयल इम्पोर्ट बंद कर देते हैं, अमेरिका के रशिया के ऑयल इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया। आप मुझे बताइए, ये ऑयल उनके पास है, उनसे बैन लगा देंगे तो केवल करेंसी का इंटरनेशनल करेंसी का फ़र्क पड़ेगा ना। लेकिन जितने बैन आप रशिया के ऊपर लगाएँगे, उतना विश्व संकट में जाने वाला है। उतनी समस्याएँ विश्व को हो जाने वाली क्योंकि रशिया इन बातों से अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका सीधा मानना है अब यूक्रेन को कब्ज़ा करके अपनी चेन को पूरा कर लेंगे और यूक्रेन के राष्ट्रपति को दंड देंगे। हिम्मत किसी में है नहीं कि वो उनसे लड़ जाएँ। तो अब जो आवश्यकता है रशिया की, आप फ़ेसबुक बंद कर देंगे। देखिए एक भी चीज़ समझ लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप या बहुत सारी वेबसाइट इन लोगों ने बना रखी हैं। वो चल इसलिए नहीं पा रही हैं भारत जैसे कंट्रियों में, भारत में नहीं चल पा रही हैं या रशिया में नहीं, क्योंकि फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब उन पर प्रिवेल कर चुका है। मार्केट वो पकड़ चुके हैं, यूजुअल हो चुका है। अब अगर ये अपने ऑपरेशन बंद कर दें तो लोग वहाँ थोड़े दिन बैठेंगे, जैसे भारत में आपने ध्यान दिया होगा कि ट्विटर या फेसबुक का कुछ गड़बड़ हुआ तो कू भारत में चल गया। लेकिन कू ने मार्केट पकड़ ली। वो इसलिए पकड़ ली क्योंकि वो सब गड़बड़ चल रहा था। लेकिन वैसे सामान्यतः कोई पकड़ लेगा मार्केट, ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान काम है। बहुत सारे लोग ऐप बना लेते हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइटें बना लेते हैं, सब कुछ एलिजिबिलिटी होती है लेकिन वो चला नहीं पाते क्योंकि चलाने के लिए जनता चाहिए, यूजुअल कैरेक्टर चाहिए, यूज़ थ्रू चाहिए, लोगों की आदत बढ़नी चाहिए। अब अगर रशिया में ये बंद कर देंगे तो रशिया के पास ऑप्शन तो होंगे ही और सभी कंट्री के, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के ऑप्शन लिए बैठी, ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन पर व्यक्ति उतर आएगा तो सब नुकसान किसका होना? फेसबुक की मार्केट टूटने वाली है, यूट्यूब की मार्केट टूटने वाली है, ट्विटर की मार्केट टूटने वाली है और व्हाट्सएप की मार्केट टूटने वाली है। वो उसके ऑप्शन रखे हैं, 2-4 महीने का समय आएगा, 6 महीने लग जाएंगे लेकिन वो चल जाएगा, तो वो खुद में आत्मनिर्भर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप उनसे ऑयल लेना बंद कर देंगे इस चक्कर में कि इनके पास करेंसी बंद हो जाए। वो अगर ऑयल अपना देना बंद कर दें, जैसे उन्होंने कहा जो कंट्री भी हमारे पर बैन लगा रहा है हम उनको ऑयल सप्लाई बंद कर देते हैं, हम नेचुरल गैस सप्लाई बंद कर देते हैं, ये रशिया ने कह दिया। अमेरिका कह रहा है बंद कर दो, वो कह रहा है हम बंद कर देते हैं अपनी तरफ से, हम तुमको परेशान कर लेंगे, तुम्हारी पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास बहुत आबादी नहीं है। 14 करोड़ लोगों का रशिया है जिसके पास लगभग मैं अगर मान के चलूं कि विश्व का 20 से 30% लैंड है, 20% लैंड है विश्व की।
25% बल्कि 30% तक लैंड है, 30% ज़मीन है और हर प्रकार का उनके पास एटमॉस्फियर है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो अपना सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो तो उनके पास तेल सरप्लस है, अपने इंडस्ट्री चालू कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा है ऑपरेशन बंद कर, वो भी उन्होंने बंद कर दिए, गैस बंद कर रहे हैं। अब रशिया को देखिए, वो डिफेंसिव रूप से तो वो स्ट्रांग है ही, ऑपरेशंस उसके चलते हैं, वो वो इन्वेंशंस करते ही रहते हैं। और बाकी जो इंटरडिपेंडेबिलिटी है, रशिया दूसरे देशों पर कम डिपेंड है, दूसरे कंट्री रशिया पर ज़्यादा डिपेंडेबल है। इसलिए ये जो पॉलिसी चल रही, इससे रशिया का मुझे लगता है कुछ समय तक उसको खड़े होने में समस्या आ सकती है, लेकिन ये कहें कि वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं। रशिया के खिलाफ ये सब सैंक्शंस लगाना और रशिया के द्वारा सैंक्शंस लगाने से विश्व के यूरोप और अमेरिका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इन सब से भारत पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि रशिया जो है वो बड़ा एक्सपोर्टर है, हमारा भी, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं उनसे, इंपोर्ट करते हैं उनसे, और हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत बड़ा है। सखालिन वगैरह में, सखालिन 1, सखालिन 2, और आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारा है, वहाँ से तेल लेते हैं। हमने इसीलिए वो एक पाइपलाइन भी बनाने की बात की है। हालांकि वो सीपीईसी बनने की वजह से हमें समस्या आ सकती है, अफगानिस्तान से भारत का सीधा बॉर्डर न लग पाना, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली हमारी लैंड कब्जा करके रखी, इसलिए हमें समस्या आ सकती है। भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक दूसरा रूट खोल लिया था, वो ये था कि हम ये पश्चिमी भारत से, यानी कि जो बीच का एरिया है या जो जो समुद्री एरिया है, वहाँ से ईरान, और ईरान से थोड़ा हिस्सा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद हम उसमें अंदर घुस जाते हैं और रशिया तक पहुँचते हैं, वो उधर से जाते हैं। तो हमारे लिए ऑयल, भविष्य में अगर कोई समस्या आती है, ये सब कुछ बंद होता है, तो भारत तो न्यूट्रल है, और भारत का आज का नेतृत्व तो सीधा कहता है भाई हमारे हित जहाँ पर है वहाँ पर हम रहेंगे। रशिया से हमारी अच्छी दोस्ती भी है, तो हथियार हमें रशिया से मिल सकते हैं। मार्केट भारत की, जो रशिया की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, वो भारत की मार्केट अगर उसको मिल जाए तो हम खोल दें तो पूरी रशिया के लिए, तो हमें हथियार सस्ते मिलेंगे, हमको तेल वहाँ से सस्ता मिलेगा। भैया विश्व को तेल सप्लाई बंद कर देंगे तो हम इम्पोर्टर हैं, हमको रशिया से आसानी से मिलेगा, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि आप बंद कर दीजिए। और रास्ता ईरान के थ्रू हमने खोल ही लिया है, और सभी उसमें ट्रेन भी है, उसमें एयर स्पेस भी है, उसमें रेल वो रोड भी है, और उसमें समुद्री मार्ग भी है। हमने ये बना रखा है जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, जो सीपीईसी के पैरेलल है, और उससे हमें बहुत बड़ा लाभ भी होता है। इसीलिए हमने वहाँ पर पोर्ट भी डेवलप करके रखा ईरान में, और अमेरिका बड़ा सारा प्रतिबंध लगाता रहा। मुझे लगता है कि रशिया के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाना या उनके खिलाफ ऑपरेशन बंद करना, ये सब अपना नुकसान कर रहे हैं, रशिया का नुकसान बहुत कम होगा। हाँ, खड़ा होने में उसको समय लगेगा, बहुत कम होगा। अब विश्व से लड़ने के लिए उनको क्या चाहिए, तो आखिर पहले वो क्यों नहीं कर पा रहे थे, ये भी बात है। इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यूएनओ के तहत या वर्ल्ड WTO के तहत सभी कंट्रियों को अपनी मार्केट खोलनी थी, तो रशिया ने भी खोली, भारत ने भी खोली। लेकिन युद्ध में जब आपने सैंक्शन लगा दिए तो रशिया के लिए तो और आसान हो गया ना, कि वो कह रहे, आपने कहा हम सैंक्शन लगाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तुम पे उल्टे सैंक्शन लगाते हैं, अब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और सोच कर देखो, जब पूरे विश्व का 20% से ऊपर की ज़मीन उनके पास है, 14 करोड़ की केवल पॉपुलेशन उनके पास है, उनकी स्थिति ऐसी कि वो यूरोप को भी टच करते हैं, वो एशिया को भी टच करते हैं, वो नॉर्थ पोल को भी टच करते हैं, वो समुद्र को भी टच करते हैं, वो रेगिस्तान को भी टच करते हैं। ऐसी सिचुएशन का देश, जिसमें 50 देश तो कम से कम बन ही सकते हैं, नए बनाना चाहे, ऐसे देश के ऊपर अगर आप सैंक्शन वैंक्शन लगाते हैं तो क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, लेकिन ये पक्की बात है कि भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर करके रखी है। रशिया एक तरफ और अमेरिका और उसके अलायंस एक तरफ, ऐसा बैलेंस है। हम अगर अमेरिकन्स को हटा देते हैं तो रशिया के पास भी टेक्नोलॉजी है, और हम भी WTO के सदस्य होने की वजह से हमें समस्या है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या है ऑयल। ऑयल के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, पैसा हमें फॉरेन करेंसी मिलती नहीं है, तो फॉरेन करेंसी के लिए हम FDI लेकर आते हैं दुनिया भर का, फॉरेन करेंसी के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो फॉरेन करेंसी हम दे देते हैं जाके ऑयल में। अगर वो सीधा सीधा हमारा संबंध रशिया से हो जाए और रशिया का तेल बाकी देश लेना बंद कर दें और हमारा ईरान बाया ईरान रास्ता खुल जाए, तो आप सोचिए कि हमारे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, और हमें विश्व से भी बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि रशिया इस समय ऐसी विन विन सिचुएशन में है कि जिसको पार पाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये अशुभ समाचार कि भाई रविचंद्रन वहाँ
फ़ौज में शामिल हो गए हैं, लड़ रहे हैं। ये समाचार कितना पक्का है मैं नहीं बता सकता, लेकिन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ज़रूर उस पर काम कर रही है। द हिंदू ने न्यूज़ बनाई थी, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन मैं ज़ेलेंस्की के बारे में क्या कहूँ कि वो विश्व से सेना उधार माँग रहे हैं कि हम लोग युद्ध लड़ेंगे। ये कितना व्यावहारिक है, ये मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को भी अभी अंदाज़ा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।